हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम और डिमांड को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BHDC 134 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है हिंदी गद्य साहित्य। तो बहुत अच्छे से जितने भी 5 साल के पीवाईक्यू को देखते हुए 5 साल के पीवाईक्यू को देखते हुए जो सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया इस PDF में। और ये वीडियो और ये नोट्स जून एग्जाम और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है। एंड आप चैनल में न्यू हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डाउट को आप इंस्टा में मैसेज करके पूछिएगा, व्हाट्सएप में नहीं। व्हाट्सएप में केवल PDF आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप में ही, कॉल नहीं लगाना, व्हाट्सएप में ही। सो देखिए, यहाँ से हमारा स्टार्ट है हिंदी गद्य साहित्य। तो सबसे पहले है संदर्भ सहित व्याख्या करने वाली। पहला प्रश्न क्या है? मैं प्रत्येक में से देखो, क्या निम्नलिखित में से निम्नलिखित गद्यांशों में से प्रत्येक की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसका मैं क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूं एक बार। बस ये मैं आपको दिखा रहा हूँ BHDC 134 का दिसंबर एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर। इग्नू में 2 बार एग्जाम होता है। दो बार कैसे? जो स्टूडेंट जनवरी में एडमिशन लेते हैं ना, जनवरी सेशन में जिसका एडमिशन होता है उनका दिसंबर में एग्जाम हो जाता है, ठीक है। और जो जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उनका जून में एग्जाम होता है, समझ गए। तो आप लोग जुलाई सेशन में एडमिशन लिए थे तो अभी आपका एग्जाम हो रहा है। जो जनवरी सेशन में लेंगे तो उसका दिसंबर में होगा। तो दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उनका क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिसंबर में 25 का हिंदी गद्य साहित्य। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा और इसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स? 100 मार्क्स मिलेंगे। तो प्रथम जो प्रश्न है वो कह रहा कि बहुत ही अनिवार्य है और उनमें से 4 कोई प्रश्न जो होगा, उनमें से जो आपको 4 बनाना हो तो बनाना है। बट पहला प्रश्न क्या कह रहा है? अनिवार्य है। तो इनमें से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किन्हीं 3 पर, तो कोई 3 गद्यांश पर आपको क्या करना है? संदर्भ सहित, मतलब कि उनको बताना है कि वो कहाँ से लिया गया है ना, इनका इनका इंट्रो देना है, उनका व्याख्या करना है, उनका निष्कर्ष बताना है। तो संदर्भ सहित व्याख्या करना है, 3 गो करना है, जिसमें से 36 नंबर मिलेंगे, एक में 12 नंबर। तो टोटल 3 गो बनाना है आपको। पहला प्रश्न जो किसने क्या कहा कि पहला प्रथम जो प्रश्न है भैया वो बहुत अनिवार्य है, कह दिया ना। चलो, आपके सामने क है, ये देखिए, क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, ठीक है, और एक दिया है घ नंबर। टोटल देखिए आपको अंग नंबर टोटल कितना? 5 दिए हैं। 5 आपको गद्यांश दिया हुआ है जिसका संदर्भ से व्याख्या करना है। तो इनमें से केवल 3 ही जो आपको सही लगे वो कर दीजिएगा। तो मैंने आपके लिए जो नोट्स में गद्यांश लिया है उन गद्यांश को भी आप देख लोगे, एग्जाम दोगे तो बहुत अच्छा होगा इनको देख कर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे वो 16 नंबर के होंगे, सभी क्वेश्चन। तो 16 देखिए, हिंदी गद्य के विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए, 16 मार्क्स। हिंदी आलोचना के स्वरूप को प्रकाश डालिए, 16 मार्क्स है ना। तो ये सभी कितने 16 मार्क्स का है? देखो, 2 नंबर से लेके आपका टोटल कितना है? 8 नंबर तक क्वेश्चन पूछा गया है। और 8 नंबर में आपको टिप्पणी भी पूछा गया, टिप्पणी का भी सुविधा है भैया, कोई 2 टिप्पणी दे सकते हो, है ना, 8वां नंबर में। तो टोटल 7 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। 7 में से जो आपको 4 सही लगे वो 4 को आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे, बनाओगे, समझ, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन 16 मार्क्स के है ना, 16 मार्क्स के एक क्वेश्चन है। तो 16 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 3 पेज, है ना, कम से कम 3 पेज, नहीं तो 4 पेज, मेरे ख्याल से 4 पेज है ना, मेरे अनुसार 4 पेज भैया आपके लिए सही है। हिंदी है तो आप 4 पेज लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको बनाना है। तो आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। चलिए, पहला जो लिया है आपका गद्यांश यहाँ पे, तुझसे ही वह सहायता ना लूंगी तो किससे लूंगी, लेकिन सहायता का हाथ देकर क्या मुझे यहाँ से उठाकर ऊंचे वर्ग में जा बिठाने की इच्छा है। तो तुझसे वह सहायता ना लूंगी तो किससे लूंगी। भाई मुझे माफ कर दो, वैसी मेरी अभिलाषा नहीं है। सहायता मुझे इसलिए चाहिए कि मेरा मन पक्का होता रहे कि कोई मुझे कुचले तो मैं भी कुचली ना जाऊं, और इतनी जीवित रहूं कि उसके पाप के बोझ को भी ले लूं और सबके लिए क्षमा की प्रार्थना करूं। तो इस तरह से ये आपके गद्यांश है, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है कि ये लिया कहाँ, किससे गया है। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर दिया गया है वो संदर्भ दिया गया, हेडिंग भी दे देना आपको, संदर्भ। संदर्भ हेडिंग देने के बाद ही आपको क्या करना है, ये लिखना है। संदर्भ पहले हेडिंग देना, तब लिखना यह गद्यांश उस विचारधारा से संबंधित है
जिसमें आत्मबल, नैतिक दृढ़ता और क्षमा भाव को सर्वोच्च माना गया है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे से मिलने वाली सहायता की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करता है। यहाँ सहायता का अर्थ सामाजिक या फिर आर्थिक उत्थान नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति को बनाए रखना है। और इनमें आप एक काम कर सकते हो, इनमें और भी कवि का, तो ये कविता इस गद्यांश का जो लिखा गया, ये कवि के अकॉर्डिंग भी कवि भी बता सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। कवि के बारे में भी उसमें कवि का नाम भी मेंशन कर सकते हो, मैं तो नहीं भी करूँ, आपकी मर्जी, बट कर लेना। तो उसके बाद यहाँ से मैंने आप लोगों के लिए जो लिखा है, ये आपका क्या है भैया, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। ये गद्यांश जो आपने पढ़ा उसका एक्सप्लेनेशन है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में एक वक्ता स्पष्ट करता है कि वह किसी से सहायता अवश्य चाहता है, लेकिन उसका उद्देश्य किसी ऊंचे वर्ग में पहुंच जाना या फिर अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा लेना नहीं है। यदि सहायता देने वाला उसे ऊपर उठाकर किसी उच्च सामाजिक स्थिति में बैठाना चाहता है, तो वह ऐसी सहायता स्वीकार नहीं करेगा। वह आगे कहता है कि उसे सहायता इस अर्थ में चाहिए कि उसका मन इतना दृढ़ और शक्तिशाली बना रहे कि यदि कोई उसे कुचलने का भी प्रयास करे ना, कुचलने का प्रयास करे, तब भी वह टूटे ना। वह स्वयं को इतना जीवित और संवेदनशील रखना चाहता है कि वह दूसरों के पाप और अब अन्याय के बोझ को भी, है ना, सह सके तथा उनके लिए क्षमा की प्रार्थना भी कर सके। समझ में आ गया, ये बात है। उसके बाद फिर आपका दूसरा है यहाँ पर, देखिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, वेतन जो है कि मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, ऊपरी आमदनी कौन देता है? ईश्वर देता है, उसी से उसकी बढ़त होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक को बड़ी आवश्यकता है। तो ये आपका है, और ये कहाँ से लिया गया देखो। तो ये गद्यांश उस सामाजिक यथार्थ पर आधारित है जिसमें रोजगार और आय के साधनों के बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इसमें वेतन और ऊपरी आय की तुलना करते हुए आर्थिक सोच और जीवन यथार्थ पर प्रकाश डाला गया है। आपने संदर्भ दे दिया, फिर आप एक्सप्लेन करोगे इसमें क्या हुआ ऐसा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में वक्ता एक ऐसे काम की खोज की बात करता है जिसमें केवल निश्चित मासिक वेतन ही ना हो, बल्कि अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो सके। वह मासिक वेतन की तुलना पूर्णिमा के चांद से करता है जो कुछ समय के लिए पूर्ण रूप से दिखाई देता है, परंतु धीरे धीरे घटकर समाप्त हो जाता है। अर्थात वेतन सीमित और स्थिर होता है जो जीवन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। इसके विपरीत वह ऊपरी आय को बहते हुए स्रोत के समान बताता है जिससे निरंतर प्यास बुझती रहती है। उसका आशय यह है कि अतिरिक्त आय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को आर्थिक मजबूत और अस्थायी बनाती है। वह यह भी कहता है कि वेतन तो मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि सीमित होती है, जबकि ऊपरी आय को वह ईश्वर की देन मानता है, जिससे जीवन में समृद्धि और बरकत आती है। अंत में वह यह स्पष्ट करता है कि इस विषय में विवेक और समझदारी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सही आर्थिक निर्णय ही जीवन को सुरक्षित और संतुलित बना सकते हैं। ग नंबर में आपका है, गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत है अपरिचिता है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। चलिए, यह गद्यांश हिंदी कथा साहित्य में दाम्पत्य जीवन की यथार्थ परक
स्थिति और समय के प्रभाव से आए परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें गजाधर बाबू अपनी पत्नी को देखकर अपने अतीत की स्मृतियों और वर्तमान यथार्थ के बीच के अंतर को महसूस करते हैं। फिर आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। गजाधर बाबू अपनी पत्नी को सोते हुए देखते हैं और अचानक उनके मन में गहरी भावनात्मक हलचल उत्पन्न होती है। वे सोचते हैं कि क्या यही उनकी वही पत्नी है? क्या यही उनकी वही पत्नी है जिसकी कोमल मुस्कान और स्पर्श की स्मृति के सहारे उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था। उन्हें लगता है कि वह सुंदर और लावण्यमयी युवती समय के साथ कहीं खो गई है और अब उसके स्थान पर जो स्त्री है वो उनके लिए अपरिचित सी प्रतीत होती है। पत्नी की भारी और बेडौल शरीर का निस्तेज रूखा चेहरा उन्हें उन्हें आकर्षक नहीं लगता। यह दृश्य उनके मन में स्मृति और यथार्थ के बीच एक तीव्र अंतर पैदा करता है तथा वैवाहिक जीवन की वास्तविकता और समय के परिवर्तन को उजागर करता है। तो देखिए इसी प्रकार आपके गद्यांश लिए गए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं, गद्यांश और एक्सप्लेनेशन इसमें किया गया है। तो आप वीडियो को रोक कर इसे समझ सकते हैं या फिर मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि व्हाट्सएप से पीडीएफ को परचेज कर लीजिए। बहुत ही कम प्राइस में आपको पीडीएफ दिया जाता है जिसमें ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया जाता है। ऑल जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लिए जाते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप से जाके पीडीएफ परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को अभी अब लोग देखने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वीडियो को रोक कर आप पढ़ लीजिए या फिर पीडीएफ परचेज कर लीजिए। देखिए बहुत सारे आपके लिए गए हैं। ठ नंबर ठीक है, बहुत सारे लिए गए, देख लिया ना आपने। अब हम लोग देखिए यहाँ से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो ये सब जो क्वेश्चन मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ जो दिया हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तो सभी क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन हैं, तो जरूर आपको ध्यान से समझना है। तो इसको ऐसे इजी लैंग्वेज में लिया गया ना, ऐसे इजी लैंग्वेज में पीडीएफ बनाया गया है, तो आपको क्वेश्चन आंसर आंसर को पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हिंदी उपन्यास का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आपको उपन्यास के तत्वों की क्या करना है, चर्चा करना है। तो हिंदी उपन्यास का क्या स्वरूप है, चलिए। तो हिंदी उपन्यास का स्वरूप आधुनिक गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण भैया विद्या के रूप में विकसित हुआ है। उपन्यास जीवन के व्यापक अनुभवों, सामाजिक यथार्थ, मनोवैज्ञानिक अवश्यताओं, है ना, मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं तथा मानवीय संबंधों का कलात्मक चित्रण करता है। यह कल्पना और यथार्थ का समन्वय होता है जिसमें लेखक किसी कथा के माध्यम से समाज, व्यक्ति और परिस्थितियों का जीवन चित्र प्रस्तुत करता है। हिंदी उपन्यास का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है, परंतु इसका वास्तविक विकास प्रेमचंद के समय में हुआ उपन्यास का। ठीक है, जब उपन्यास ने सामाजिक चेतना और यथार्थवाद को प्रमुख आधार बनाया। उपन्यास के प्रमुख तत्वों में से आपका पहला कथानक, कहानी, पात्र, संवाद, देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य और शैली क्या है भैया, इसके तत्व जो है इनके तत्वों में शामिल है, प्रमुख तत्वों में। कथानक जो है ये उपन्यास की रीढ़ होता है जो घटनाओं के क्रम को संगठित करता है, और जो पात्र होता है ये उपन्यास के जीवंत आधार होते हैं जिनके माध्यम से लेखक अपने विचार क्या करता है, प्रकट करता है। और जो संवाद होते हैं वो बातचीत ये पात्रों के विचार और भावनाओं को क्या करते हैं भैया, स्पष्ट करते हैं। तथा जो कथा है तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। देश काल जो है, देश काल एवं वातावरण से उपन्यास जो है कि इसमें यथार्थता और विश्वसनीयता आती है। उद्देश्य उपन्यास की विचारधारा को क्या करते हैं, स्पष्ट करता है, जबकि शैली लेखक की अभिव्यक्ति का तरीका होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का परिचय दीजिए।
जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में से एक है। कौन से? मनोवैज्ञानिक। इनका उपन्यास साहित्य व्यक्ति के अंतर्मन, नैतिक द्वंद्व, भावनात्मक संघर्ष तथा आत्मचिंतन को गहराई से प्रस्तुत करता है। वे प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा से आगे बढ़कर मनोवैज्ञानिक यथार्थ को प्रमुखता देते हैं। उनके उपन्यासों में बाह्य घटनाओं की अपेक्षा आंतरिक अनुभूतियों और विचारों की विश्लेषण अधिक मिलता है। जैनेन्द्र कुमार के प्रमुख उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। परख में व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और सामाजिक परिस्थितियों के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। सुनीता नारी जीवन की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और मानसिक जटिलताओं का चित्रण करता है। त्यागपत्र में पारिवारिक दायित्व, व्यक्तिगत इच्छा और नैतिकता के बीच उत्पन्न द्वंद्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है इसमें। और उनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि वे घटनाओं की बजाय मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर क्या करते हैं, अधिक ध्यान देते हैं। उनके उपन्यासों की भाषा जो है कि सरल, गंभीर और विचार प्रधान होती है, जिसमें प्रतीकात्मकता भी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नमक का दारोगा परिवेश और संरचना शिल्प का विवेचन कीजिए। नमक का दारोगा हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था का यथार्थ चित्रण मिलता है। कहानी का परिवेश ब्रिटिश भारत का है, जहां भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अन्याय जो है कि सरकारी तंत्र में गहराई से फैले हुए थे। ग्रामीण तथा अर्धशहरी समाज की पृष्ठभूमि में यह कथा ईमानदारी और ये स्वार्थ के संघर्ष को उजागर करती है। वंशीधर जैसे ईमानदार दारोगा के माध्यम से लेखक ने नैतिक मूल्यों की महत्ता को दिखाया है, जबकि समाज की विडंबना यह है कि ईमानदारी को सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है। और इस कहानी का संरचना शिल्प अत्यंत सुसंगठित और सरल है। इसमें कथानक की क्रमबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और आरंभ आरंभ जो है कि आरंभ, विकास, चरम और अंत। ये आरंभ में जो है कि नमक के अवैध व्यापार और वंशीधर के दारोगा बनने की स्थिति प्रस्तुत की गई है ना। विकास भाग में जो है कि वंशीधर और माल गुजारों के बीच टकराव दिखाया गया है, और चरम अवस्था में उसे रिश्वत देने का प्रयास होता है, जिसे वह ठुकरा देता है। अंत में उसकी ईमानदारी के बावजूद उसे दंड और स्थानांतरण झेलना पड़ता है, जो व्यवस्था की विडंबना को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, चंपा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। चंपा जो है कि ये हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कविता रचना है। चंपा क्या है? हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कविता है, या फिर उसको रचना भी कह सकते हैं, जिसके रचनाकार जो है कि नागार्जुन है। चंपा के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। इसमें चंपा एक सरल, ग्रामीण और स्वाभाविक बालिका के रूप में चित्रित की गई है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं उसके सहज व्यवहार और बाल सुलभ जिज्ञासा के माध्यम से स्पष्ट होती है। तो चंपा जो है वो अनपढ़ है, निरक्षर है, फिर भी उसमें आत्मविश्वास और स्पष्ट विचार रखने की क्या है? क्षमता है। वो अपने आसपास की दुनिया को बहुत सहज और सीधे रूप में समझती है। उसे अक्षरों की दुनिया अजीब लगती है, इसलिए वह पढ़ाई लिखाई के प्रति कभी-कभी आश्चर्य और प्रश्न भी व्यक्त करती है। उसकी यह मासूम जिज्ञासा उसके बाल मन की निशानी है। चंपा स्वभाव से सरल, निश्चल और भावुक है। वो अपने परिवार और आसपास के लोगों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करती है।
उसमें ग्रामीण जीवन की सहजता और प्रकृति से जुड़ाव दिखाई देता है। और चंपा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सादगी और आत्मिक पवित्रता है, जो उसे एक प्रभावशाली और यादगार पात्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोभ और प्रीति, ये निबंध के वैचारिक पक्ष का विश्लेषण कीजिए। तो समझिए, लोभ मतलब लालच, ठीक है। तो लोभ और जो प्रीति, ये निबंध का वैचारिक पक्ष मानवीय स्वभाव की दो प्रमुख प्रवृत्तियों लोभ और प्रीति यानी प्रेम, तो प्रीति मतलब प्रेम के अंतर संबंध और उनकी उनके प्रभावों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस निबंध में लेखक यह स्पष्ट करता है कि जो मानव है, तो मानव जीवन में लोभ एक ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, असंतुष्ट और नैतिक पतन की ओर भैया वो ले जाती है। और लोभ के कारण मनुष्य अपने कर्तव्य, संबंध और मानवीय मूल्यों को भी भूल जाता है। तो ये लोभ इतना खतरनाक चीज है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत अप्रीति की बात करो यानी प्रेम की, तो इसको सकारात्मक और रचनात्मक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रेम व्यक्ति को त्याग, सहयोग, करुणा, सामाजिक एकता की भावना से जोड़ता है। और प्रेम के कारण मनुष्य में सहिष्णुता और मानवीयता का विकास होता है, जिससे समाज में सौहार्द और संतुलन स्थापित होता है। निबंध का मुख्य वैचारिक संदेश यह है कि यदि मानव जीवन में लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो यह समाज में असमानता और संघर्ष उत्पन्न होता है, जबकि प्रेम की भावना समाज को एकता और शांति की ओर ले जाती है। लेखक यह भी संकेत देता है कि मानवता के विकास के लिए लोभ पर नियंत्रण और प्रीति का विस्तार आवश्यक है। तो मतलब मानव अगर विकास करना चाहिए, मानव लाइफ में अगर अच्छा बनना चाहेगा, मनुष्य अगर अच्छा बनना चाहेगा, जीवन में सफल होना चाहेगा, तो उसको लोभ को त्यागना होगा, लोभ में नियंत्रण पाना होगा और प्रेम को अपनाना होगा। तभी वो क्या करेंगे, आने वाले समय में वो विकास करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सहस्र फनों के मणिदीप निबंध के कथ्य की, है ना, विशेषता ये बताइए। तो ये कथ्य का मतलब होता है कहने योग्य। तो निबंध के कथ्य मतलब कहने योग्य की बातें, ठीक है, उसके रहस्य, तो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो मणिदीप के निबंध के इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्या करना बताना है कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है सहस्र फनों के मणिदीप। तो चलिए समझते हैं। सहस्र फनों के मणिदीप निबंध का कथ्य अत्यंत क्या है, प्रतीकात्मक, दार्शनिक और गहन विचार प्रधान है। इसमें भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का चित्रण करते हुए ज्ञान, प्रकाश और चेतना को केंद्र में रखा गया है। सहस्र फनों के मणिदीप प्रतीक के माध्यम से लेखक यह संकेत देता है कि भारतीय संस्कृति बहुआयामी, समृद्ध और ज्ञान से प्रकाशित है, जैसे सहस्र फनों पर स्थित मणियां प्रकाश फैलाती है। इस निबंध की एक प्रमुख विशेषता इसकी प्रतीकात्मकता है। इसमें सीधा वर्णन न करके रूपक और बिंबों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे कथ्य अधिक क्या है, प्रभावशाली बन जाता है। इसमें भारतीय दर्शन की उस धारणा को भी व्यक्त किया गया है, जिससे ज्ञान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति माना गया है। इसके अतिरिक्त निबंध का कथ्य जो है कि सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ है। यह पाठक को अपनी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के प्रति गर्व और जागरूकता का भाव प्रदान करता है। लेखक ने भारतीय जीवन दृष्टि को व्यापक और सार्वभौमिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी गद्य के विकास के कारणों की चर्चा कीजिए। हिंदी गद्य का विकास एक ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसके विकास के पीछे अनेक महत्वपूर्ण कारण रहे हैं, जिन्होंने हिंदी को एक सशक्त गद्य भाषा के रूप में स्थापित किया। सबसे प्रमुख कारण छापाखाना का विकास था, जिससे पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन संभव हुआ। इससे गद्य लेखन को व्यापक पाठक वर्ग मिला और हिंदी साहित्य का प्रसार बढ़ा। इसके साथ ही अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा के संपर्क ने भी हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को नए विचारों और लेखन शैलियों से परिचित कराया। भारतीय समाज सुधार आंदोलन ने भी हिंदी गद्य को गति दी। राजा राममोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे समाज सुधारकों ने गद्य के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाई। इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं जैसे कि हरिश्चंद्र चंद्रिका और अन्य प्रकाशनों ने हिंदी गद्य को एक लोकप्रिय बनाया। क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन ने भी यह गद्य के विकास को बढ़ावा दिया। साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से जनता में देशभक्ति और सामाजिक सुधार की भावना जगाई। 9 नंबर में है, निबंध का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके तत्वों का परिचय दीजिए। निबंध गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है, जिसमें किसी विषय पर लेखक अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। निबंध का मुख्य उद्देश्य किसी विषय को स्पष्ट करना, उसका विश्लेषण करना और पाठक को चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है। इसमें विषय की स्वतंत्रता रहती है, इसलिए लेखक अपने दृष्टिकोण को खुलकर व्यक्त कर सकता है। निबंध के प्रमुख तत्वों में विषय वस्तु, विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली, उद्देश्य और प्रभावशीलता क्या है भैया शामिल है। विषय वस्तु निबंध का आधार होती है, जिसके चारों ओर पूरा लेखन विकसित होता है। विचारों की क्रमबद्धता से निबंध में स्पष्टता और तार्किकता आती है, जिसे पाठक आसानी से लेखक के विचारों को समझ सकता है। भाषा शैली निबंध की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाती है। सरल, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण भाषा निबंध को अधिक आकर्षक बनाती है। निबंध का उद्देश्य पाठक को जानकारी देना, जागरूक करना या फिर किसी समय पर सोचने के लिए प्रेरित करना होता है। प्रभावशीलता निबंध की अंतिम विशेषता है, जिससे पाठक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला है 10 नंबर, मृणाल को चारित्रिक विशेषताएं बताइए। मृणाल हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानी मृणाल की प्रमुख पात्र है। तो ये क्या है भैया? मृणाल जो है कि हिंदी साहित्य की प्रमुख कहानी भी है और ये कोई स्त्री भी है। ठीक, इस स्त्री के बारे में महादेवी वर्मा ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनके कोमल, उनके स्वभाव, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया। अ, जो कि प्रमुख जिसकी रचना जो है कि महादेवी वर्मा द्वारा की गई मानी जाती है। तो मृणाल एक ऐसी नारी पात्र है जो सामाजिक शोषण, पुरुष प्रधान व्यवस्था और कठोर कठोर परिस्थितियों के बीच अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष करती है ना? उसकी चारित्रिक विशेषताएं उसके जीवनानुभवों और मानसिक संघर्षों के स्पष्ट होती है, मानसिक संघर्षों से स्पष्ट होती है। तो मृणाल है जो है कि ये अत्यंत संवेदनशील, भावुक और आत्मसम्मानी स्त्री है। वो अपने जीवन में अनेक कष्ट और अपमान सहती है, लेकिन फिर भी अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करती। उसके व्यक्तित्व में विद्रोह की भावना भी दिखाई देती है, क्योंकि वह अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त करती है। मृणाल की चरित्र त्याग, सहनशीलता और आत्मचिंतन से भरा हुआ है। वह जीवन के अनुभवों से गहराई से प्रभावित होती है और अंततः एक गंभीर जीवन दृष्टि विकसित करती है। उसकी पीड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि उस समय की स्त्रियों की सामाजिक
स्थिति का प्रतीक भी है। 11 नंबर में है आकाशदीप। कहानी के संरचना शिल्प पर विचार कीजिए। आकाशदीप कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण रचना है। तो आकाशदीप क्या है? एक महत्वपूर्ण रचना है, किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इस कहानी में का संरचना शिल्प अत्यंत क्या है? कलात्मक और प्रतीकात्मक और भाव प्रधान है। इसमें कथा वस्तु को रोमांचक और प्रभावशाली ढंग से क्या किया? प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में कहानी की संरचना क्रमबद्ध और संतुलित है। इसमें आरंभ, विकास, चरम और अंत की स्पष्ट योजना दिखाई देती है। आरंभ में वातावरण और पात्रों का परिचय दिया गया है, जिससे कहानी की पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है। विकास भाग में घटनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कथानक में तनाव उत्पन्न होता है। चरम अवस्था में भावनात्मक और नाटकीय मोड़ आता है, जो पाठक को गहराई से प्रभावित करता है। आकाशदीप का शिल्प प्रतीकात्मकता पर आधारित है। इसमें आकाशदीप केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि आशा, प्रकाश और जीवन के लक्ष्य का प्रतीक बनकर उभरता है। भाषा अत्यंत काव्यात्मक, सजीव और प्रभावशाली है, जिससे कहानी में भावनात्मक गहराई आती है। इसके अतिरिक्त कहानी में वातावरण चित्रण बहुत सशक्त है, जो समुद्री जीवन और संघर्ष की स्थिति को जीवंत बना देता है। संवाद संक्षिप्त लेकिन प्रभावपूर्ण है, जो पात्रों के मनोभावों को स्पष्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषताएं बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक, निबंधकार और इतिहासकार माने जाते हैं। उनके निबंध हिंदी गद्य साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टि, तार्किकता और गहन विचारशीलता के लिए विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने निबंधों को केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि बौद्धिक और विश्लेषणात्मक आधार प्रदान किया। उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता विचार प्रधानता और तर्कशीलता है। वे किसी भी विषय का विश्लेषण अत्यंत गहराई और प्रामाणिकता के साथ करते हैं। उनके निबंधों में भावुकता की अपेक्षा विवेक और यथार्थ पर अधिक बल दिया गया है। वे विषय को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे विचारों में स्पष्टता बनी रहती है। दूसरी विशेषता उनकी भाषा शैली की सशक्तता है। उनकी भाषा शुद्ध, परिष्कृत और संस्कृतनिष्ठ होते हैं। वे भी स्पष्ट और प्रभावशाली है। वे कठिन विषयों को भी सरल और बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। साथ ही उनके निबंधों में भारतीय संस्कृति, नैतिकता और जीवन दृष्टि का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 13 है, कुटज के विचार पक्ष का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। कुटज निबंध हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक अत्यंत विचारधारा और दार्शनिक रचना है। तो यह कुटज जो है, ये निबंध किसने लिखा? तो कुटज जो है, ये निबंध लिखा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। ध्यान देना, कुटज। इसमें कुटज नामक एक वनस्पति के माध्यम से जीवन दर्शन, संघर्षशीलता और आत्मनिर्भरता का गहन विश्लेषण किया गया है। इस निबंध का विचार पक्ष यह संदेश देता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य को दृढ़ता और आत्मबल के साथ उनका सामना करना चाहिए। ओटज का पौधा कठोर पर्वतीय और शुष्क वातावरण में भी बिना किसी बाहरी सहारे के जीवित रहता है, जो मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उदाहरण स्वरूप लेखक बताता है कि ओटज ना तो अधिक जल की अपेक्षा करता है और ना ही उपजाऊ भूमि की, फिर भी वह अपने अस्तित्व को बनाए रखता है।
और कोटच अभी भी नहीं समझे हैं कोटच का क्या मतलब होता है, तो समझिए कोटच जो है कि एक औषधीय पेड़ है। कौन सा? एक औषधीय वाला दवाई बनाने वाला पेड़ है जिससे दवाइयां बनती है। तो ये बहुत लोगों का को रक्षा करता है, ठीक है। इसकी छाल, इसकी बीज, इसकी पत्तियों का उपयोग क्या किया जाता है? आयुर्वेद में किया जाता है। समझा क्या? तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक औषधि वृक्ष है, समझ गया। तो कोटज एक औषधि वृक्ष है जिसमें जिसे हिंदी साहित्य में खास करके संघर्ष, आत्मबल और जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है। अंडरस्टैंड? सो आगे निबंध में यह दार्शनिक विचार भी प्रस्तुत किया गया है कि सच्चा जीवन वही है जो आत्मनिर्भर और संघर्षशील हो। पराधीनता और आश्रय पर आधारित जीवन कमजोर होता है। कुटच का प्रतीक मानव को यह सीख देता है कि कठिनाइयों में भी अपने आत्मसम्मान और अस्तित्व को बनाए रखना ही वास्तविक जीवन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी नाटक के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। हिंदी नाटक गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है जिसमें कथा, संवाद, अभिनय और मंची प्रस्तुति के माध्यम से जीवन के किसी विशेष पक्ष को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नाटक का मूल उद्देश्य दर्शकों के सामने घटनाओं को इस प्रकार जीवंत करना है कि वे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकें। इसमें लेखक केवल कथाकार नहीं होता बल्कि वह दृश्य रचयिता भी होता है। हिंदी नाटक का स्वरूप संवाद प्रधान होता है। इसमें पात्र अपने विचार और भावनाएं संवादों के माध्यम से व्यक्त करते हैं जिससे कथा आगे बढ़ती है। नाटक में कथानक, पात्र, संवाद, देश काल और वातावरण, मंच निर्देशन तथा उद्देश्य प्रमुख तत्व होते हैं। कथानक नाटक की आधारभूमि होता है जबकि पात्र उसकी जीवंतता को बढ़ाते हैं। नाटक की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका मंचीय रूप है क्योंकि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इसमें दृश्यता, गति और प्रभावशीलता आवश्यक होती है। देश काल और वातावरण नाटक को वास्तविकता के करीब लाते हैं। साथ ही नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक संदेश और जागरूकता फैलाना भी होता है। अगला स्टूडेंट आपके सामने 15 नंबर त्यागपत्र उपन्यास के कथानक की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो ये त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास त्यागपत्र हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके कथानक की प्रमुख विशेषता इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई और आंतरिक संघर्ष का प्रभावशाली चित्रण है। इसमें बाह्य घटनाओं की अपेक्षा पात्रों के मनोभावों, विचारों और नैतिक द्वंद्व को अधिक महत्व दिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सरल होते हुए भी अत्यंत गंभीर और विचार प्रधान है। इसमें मृणाल के जीवन के माध्यम से नारी जीवन की पीड़ा, सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। कथानक क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता है लेकिन इसमें घटनाओं से अधिक विचारों और अनुभूतियों की प्रधानता रही है। त्यागपत्र की एक विशेषता इसकी प्रतीकात्मकता भी है जो पात्रों और घटनाओं के माध्यम से जीवन के गहरे अर्थों को व्यक्त किया गया है। उपन्यास का कथानक आत्मकथात्मक शैली के निकट है जिससे उसमें इसमें आत्मीयता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें नैतिकता, कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच द्वंद्व को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार त्यागपत्र का कथानक मनोवैज्ञानिक, विचार प्रधान और प्रतीकात्मक विशेषताओं से युक्त है जो इसे एक उत्कृष्ट उपन्यास बनाता है। 16 नंबर है आकाशदीप कहानी का तात्विक समीक्षा। देखिए आकाशदीप का हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं। सो ये आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़िए। कोटच, तो ये कई बार जो क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। समझ में आ गया? तो कोटच भी हम लोग समझ ही चुके हैं। वीडियो को रोककर समझ लीजिए। आप लोग व्हाट्सएप में ये परचेज जरूर कीजिए। 18 नंबर में है सहस्त्र फनों का मणिद्वीप, ये भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अलग से घुमा के पूछा गया। इसमें लिखा गया निबंध के पौराणिक एवं मिथकीय संदर्भों को स्पष्ट कीजिए। तो इम्पोर्टेंट तो भैया हमारा मणिद्वीप है, सहस्त्र फनों का मणिद्वीप है, तो इसको घुमा के पूछा जाता है।
वीडियो को रोककर आप लोग पढ़िए और ये पीडीएफ व्हाट्सएप से परचेज कीजिए। फिर उसके बाद आपका आता है भैया टिप्पणी। तो पहला टिप्पणी है द्विवेदी युगीन गद्य। द्विवेदी युगीन गद्य। द्विवेदी युगीन गद्य हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण है जिसका विकास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में हुआ। इस युग का समय लगभग 1900 से लेकर 1920 तक माना जाता है। इस काल में हिंदी गद्य को व्यवस्थित, शुद्ध और व्याकरण सम्मत बनाने पर विशेष बल दिया गया है। भाषा की सरलता, स्पष्टता और शुद्धता इस युग की प्रमुख विशेषताएं थी। द्विवेदी युग में निबंध, आलोचना, अनुवाद और सामाजिक लेखन का विशेषता का विकास हुआ। आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अनेक लेखकों को प्रोत्साहित किया और हिंदी गद्य को एक मानक रूप प्रदान किया। इस युग के गद्य में विचार प्रधानता और नैतिकता की प्रधानता दिखाई देती है। सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना, शिक्षा संबंधी विषयों पर व्यापक लेखन हुआ जिससे हिंदी गद्य आधुनिक रूप में विकसित हुआ। तो भैया ये जो टिप्पणी है, तो टिप्पणी आपके समझते हो ना, छोटे-छोटे टिप्पणी होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था ना कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। 8 मार्क्स के ना, 16 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें और 8 मार्क्स के आपके टिप्पणी है। तो ये बात ध्यान देना। तो टिप्पणी जितने भी होंगे 8 मार्क्स के हैं जिसके लिए आपको कम से कम 2 पेज लिख देने हैं। आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा और जीवनी गद्य साहित्य की 2 महत्वपूर्ण विधाएं हैं जिनमें किसी व्यक्ति के जीवन का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की घटनाओं, अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों का वर्णन करता है। इसमें इसमें मैं शैली का प्रयोग होता है जिससे लेखक अपने अधिक आत्मीय और व्यक्तिगत हो जाता है। आत्मकथा का उद्देश्य अपने जीवन में के माध्यम से पाठकों को प्रेरणा देना और अपने अनुभवों को साझा करना होता है। इसके विपरीत जीवन में किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का वर्णन किया जाता है। इसमें लेखक उस व्यक्ति के जीवन, कार्यों, उपलब्धियों और सामाजिक योगदान का वस्तुनिष्ठ रूप से चित्रण करता है। जीवनी लेखन में तथ्यों की प्रामाणिकता और निष्पक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा देना होता है। इस प्रकार आत्मकथा व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होती है, जबकि जीवनी किसी अन्य व्यक्तियों के जीवन का व्यवस्थित और तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। प्रमोद की चारित्रिक विशेषताएं। प्रमोद हिंदी की एक प्रमुख कहानी कथा का पात्र है जिसमें उसके चरित्र के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। प्रमोद का चरित्र सरल, संवेदनशील और विचारशील युवक के रूप में सामने आता है। वो अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखता है जिससे उसकी मानवीयता स्पष्ट होती है। और प्रमोद में आत्मचिंतन की प्रवृत्ति में दिखाई देती है। प्रमोद में आत्मचिंतन की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। वो अपने कार्यों और परिस्थितियों पर गहराई से विचार करता है तथा सही और गलत के बीच अंतर समझने का प्रयास करता है। उसमें नैतिक मूल्यों के प्रति सम्मान और वह ईमानदारी तथा सच्चाई को जीवन का आधार मानता है। इसके साथ ही प्रमोद का चरित्र संघर्षशील भी है। यह जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करता है और परिस्थितियों से हार नहीं मानता। उसमें समाज के प्रति जागरूकता और सुधार की भावना भी दिखाई देती है। और अगला है देखिए घ नंबर में कुटज। कुटज को तो मैंने समझा ही दिया, तो ये टिप्पणी में पूछ लिया गया है। तो टिप्पणी में भी पूछ लिया गया है, उसमें भी त्यागपत्र भी मैंने उसमें बताया लॉन्ग क्वेश्चन में। तो त्यागपत्र ये भी पूछा था टिप्पणी में, बताओ। वापसी कहानी की शैली। वापसी कहानी की शैली हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की विशिष्ट लेखन शैली का उत्कृष्ट उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी शैली सरल, सहज और स्वाभाविक है जिसमें कठिन शब्दों या फिर जटिल वाक्य रचना का प्रयोग नहीं किया गया है। लेखक ने सामान्य बोलचाल की भाषा के माध्यम से कहानी को अत्यंत प्रभावशाली और बोधगम्य बनाया है जिससे पाठक सहज रूप से कथा से जुड़ जाता है। इस कहानी की शैली मुख्यतः वर्णनात्मक और संवादात्मक है।
वर्णनात्मक शैली में पात्रों, घटनाओं और परिवेश का सजीव चित्रण मिलता है, जबकि संवादों के माध्यम से पात्रों के भाव, संबंध और मनोस्थिति स्पष्ट होती है। शैली में यथार्थवाद की प्रधानता है, जिससे सैनिक जीवन और पारिवारिक संबंधों का वास्तविक चित्र उभरता है। साथ ही शैली में भावुकता और करुणा का सुंदर क्या है, संतुलन भी दिखाई देता है, जो कहानी को अधिक प्रभावशाली बनाता है। और कुटच को अलग-अलग टाइप से भी आपको पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान आपका होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कुटच पर कि भाई कुटच होता है क्या? तो आप आराम से बता पाएँगे। नमक का दौड़गा भी है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लंबे भी लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं और ये शॉर्ट में भी पूछ जाते हैं। तो नमक का दौड़गा कहानी जो है कि कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है? इस कहानी में मुख्य पात्र वंशीधर के साथ कई सहयोगी पात्र भी है, जो कथा को आगे बढ़ाने और सामाजिक यथार्थ को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें प्रमुख सहयोगी पात्र है पंडित अलोपीदीन, जो धन और प्रभाव का प्रतीक है। वे नमक के अवैध व्यापार में संलग्न है और रिश्वत देकर न्याय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त वंशीधर के पिता भी सहयोगी पात्र के रूप में आते हैं, जो पारंपरिक सोच और नौकरी की सुरक्षा को महत्व देते हैं तथा पुत्र को व्यवहारिक बनने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही अन्य अधिकारी और समाज के लोग भी सहयोगी पात्रों की भूमिका निभाते हैं, जो तत्कालीन भ्रष्ट व्यवस्था और सामाजिक दबाव को दर्शाते हैं। इन सभी पात्रों के माध्यम से कहानी का यथार्थ और प्रभाव और अधिक सशक्त हो जाता है। अगला है भैया हिंदी रेखाचित्र का विकास क्रम। हिंदी रेखाचित्र का विकास क्रम आधुनिक गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रेखाचित्र का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर घटना का शब्दों के माध्यम से सजीव और चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करना। इसका उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं बल्कि पाठक के मन में दृश्य चित्र उपस्थित करना होता है। हिंदी में इसका प्रारंभ 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में माना जाता है। रेखाचित्र के विकास में पत्रकारिता और पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरस्वती जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों ने इस विद्या को लोकप्रिय बनाया। प्रारंभिक चरण में लेखाचित्र में सरल वर्णन मिलता है, परंतु धीरे-धीरे इसमें कलात्मकता, भावात्मकता और यथार्थ चित्रण जुड़ता गया। आधुनिक काल में रेखाचित्र लेखन अधिक प्रभावशाली और मनोवैज्ञानिक हो गया है। अगला है आपका गजाधर बाबू। गजाधर बाबू हिंदी की प्रसिद्ध कहानी वापसी के एक प्रमुख पात्र हैं, जिसकी रचना चंद्रधर शर्मा गोलेडी द्वारा की गई है। वे वे एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील व्यक्ति है, जो सेना में अपनी सेवा के दौरान अनुशासन और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। उनका चरित्र आदर्शवादी होते हुए भी मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है। सेवा से निवृत्त होने के बाद गजाधर बाबू अपने परिवार के साथ रहने आते हैं, जहाँ उन्हें नए अनुभवों का सम्मान करना पड़ता है। परिवार में उनकी उपेक्षा और बदले संबंध उन्हें मानसिक रूप से आहत करते हैं। इसके बावजूद उनका स्वभाव शांत, सहनशीलता और आत्मसम्मान ही बना रहता है। गजाधर बाबू का चरित्र पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक परिवर्तन के बीच संघर्ष को दर्शाता है। तो उसके बाद लास्ट है आपका निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार थे। उनका जन्म 1884 में हुआ था। किसका? रामचंद्र शुक्ल का। उन्होंने हिंदी गद्य को वैज्ञानिक, तार्किक और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। वे विचार प्रधान निबंधों के लेखक थे, जिनमें गहन विश्लेषण और तर्कशीलता प्रमुख रूप से दिखाई देता है। शुक्ल जी के निबंध में समाज, साहित्य, नैतिकता और मानव जीवन से जुड़े गंभीर विषयों पर विचार किया गया है। उनकी भाषा शुद्ध, संस्कृतनिष्ठ और अस्पष्ट होती है, जिससे विचारों की गहराई सरलता से समझ में आती है। उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास को भी वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया, है ना? उन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य के इतिहास को भी वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख कृतियों में चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास प्रसिद्ध हैं। वे हिंदी निबंध परंपरा के आधार स्तंभ माने जाते हैं। उनके निबंध आज भी विचारशीलता
और बौद्धिकता के लिए आदर्श माने जाते हैं। इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, टिप्पणी वाले क्वेश्चंस और गद्यांश, मैंने जितने भी आपको दिया है यहाँ पर समझाया बताया, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से इसे अच्छा से रिवीजन कीजिए, देखिए और व्हाट्सएप से क्या कर लीजिए भैया, पीडीएफ को व्हाट्सएप से पीडीएफ को परचेज कर लीजिए। ठीक है, ये काम आपको करना है। रिवीजन से अगर 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले भी अगर इसको पीडीएफ को देख लेते हैं, एग्जाम बहुत ही सुपर जाता है। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जनरेशन बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।